अब तो डब्बे वाला दूध बहुत आम है, 90% लोग वही यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेटली। 1 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक ब्रेस्ट फीड पे रहता है बंदा, फिर उसके बाद डब्बे वाला दूध शुरू हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है, जो 1 वीक भी सम टाइम माएँ नहीं करवाती, और इसमें भी दो हैं, या बहुत पढ़ी लिखी माएँ करवाती हैं या बहुत ही गरीब माएँ कराती हैं, मिडिल तबका नहीं करवाता। मिडिल तबका नहीं करवाता। बड़ी लिखी माएँ इस वजह से करवाती हैं कि उनको सारा आइडिया होता है इसके क्या Knowledge फ़ायदे होता होते हैं, गरीब इसलिए कराते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होती है। ऑप्शन और दरमियान वाली माँ थोड़ा मैंने बताया गुटी होती है बेचारी, अंडर द सोशल प्रेशर सी, टेंशन में रहती है। स्ट्रेसफुल लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में कौन सी ऐसी अलामात होती हैं पैदाइश के बाद कि उनको पेरेंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि अब हम इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं? अगर उनको बुखार हो जाए, मलेरिया हो जाए, नमूनिया हो जाए, तो जनरल फिजिशियन की बजाय ऐसी कौन सी अलामात होती हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए? पैदाइश के फ़ौरन बाद तो कुछ एहतियातें करनी चाहिए। बच्चे का सांस पे नज़र रखनी चाहिए, बच्चे की फीडिंग पे नज़र रखनी चाहिए, बच्चे के कलर पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि तीसरे दिन पे चौथे दिन पे कुछ बच्चों को हल्का सा यरकान हो जाता है। अगर यरकान गहरा हो गया, नहीं ठीक हो रहा, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चा दूध पी रहा था, अब दूध पीना छोड़ गया है, फिर भी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अगर बच्चे का रंग नीला पड़ रहा है, फिर भी डॉक्टर से रिज्यू करना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा सो रहा है, उठ ही नहीं रहा, फिर भी डॉक्टर से रिज्यू करना चाहिए। तो ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें फ़ौरन डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से इनको रब्ता करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा फ़नी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट समझती हूँ मैं इसको। बच्चे की पैदाइश के वक्त अक्सर का डॉक्टर्स बच्चों को मारते हैं चेक करने के लिए कि ये नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, वो इस वजह से नहीं मारते कि ये नॉर्मल है या नहीं है, उसके पीछे ये है, ये पुराना स्कूल ऑफ थॉट है, अब इस तरह नहीं किया जाता, करना भी नहीं चाहिए। वो इस वजह से कहते हैं बच्चे को रुलाते हैं कि वो सांस ले, उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो वो सांस दिलाने के लिए उसको रुलाते हैं कि ये रोए और सांस ले अंदर से, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, आप उसको रब कर दें, उसकी सक्शन करें, क्लीन करें, बच्चा उसी से रो पड़ता है। अगर फिर भी नहीं रोता तो फिर मारने से बेहतर है कि उसको मसनूई सांस दे दिया जाए। हाँ, मारना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे की पैदाइश के बाद कितने अरसे तक, अगर कोई बच्चा अब नॉर्मल है तो कितने अरसे तक पता लगता है कि ये बच्चा अब नॉर्मल है या इसके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी है? ये कितने अरसे तक पता लगता है? इसमें 3-4 चीज़ें हैं। इनमें हमें तो पहले तो ये देखना होगा कि अगर बच्चा गर्दन किस टाइम पे संभालते हैं, इनको माइलस्टोन्स कहते हैं। अगर बच्चे के माइलस्टोन्स थोड़ा डिलेड आ रहे हैं, मीन्स अगर उसने गर्दन नहीं संभाली, अगर वो स्माइल नहीं कर रहा, अगर वो बैठ नहीं रहा है, अगर वो चल नहीं रहा है टाइम पे, अगर उसने बोलना शुरू नहीं किया टाइम पे, ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हमें अलार्म करती हैं कि इस बच्चे की किस ज़हनी कैफियत के साथ कोई मसला हो सकता है। मल्टीपल चीज़ें हैं, सेरेब्रल पैल्सी है, बहुत सारी और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे के माइलस्टोन्स नॉर्मल नहीं होते हैं, तो वो ना टाइम पे चलना, बोलना, ये नहीं करते। तो ऐसे बच्चे नॉर्मली डिलेड माइलस्टोन्स वाले, उनमें हम कहते हैं कि मेंटली सब नॉर्मल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे 7 मंथ में 8 मंथ में पैदा हो जाते हैं, पैदाई मतलब अपने वक्त से पहले जो बच्चे प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, इसके बाद क्या पेचीदगियाँ आती हैं बच्चों में? कौन सी ऐसी बीमारियां आती हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं? प्री मैच्योर लेबल किया जाता है जब वो 37 वीक से पहले पैदा हो, और 37 वीक्स तक चीज़ें मैच्योर हो चुकी होती हैं बच्चे की बॉडी के सिस्टम में। लेकिन अगर 37 वीक से पहले पैदा होंगे तो उनके ना ब्रेन मैच्योर होगा, ना उनके लंग्स मैच्योर होंगे, ना उनकी इंटेस्टाइन मैच्योर होगी, और उनमें बहुत सारे और भी मसले मसाइल होते हैं जिसमें बच्चे की ब्लड शुगर फॉल कर जाती है, कैल्शियम के लेवल्स कम हो जाते हैं, जिस तरह जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह इन्फ्लेट नहीं होते, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें कुछ सुराख रह जाते हैं हार्ट बंद होने वाले। इसके अलावा इन बच्चों में थोड़ा झटकों का भी मसला बन सकता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्डियक इशू, ब्रेन इशू, इंटेस्टाइन, सारी बॉडी इफ़ेक्ट होती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए कि अगर वक्त से पहले डिलीवरी हो रही है तो उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवर होना चाहिए, और उसको किसी पीडियाट्रिशियन की ज़ेर निगरानी, ज़ेर इलाज रहना चाहिए या रिसीव करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पैदाइश के वक्त, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का होना वहाँ पे ज़रूरी है, ताकि अगर कोई सांस का मसला है तो वो ठीक किया जा सके। अब बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं जिससे उनके सरफेक्टेंट्स होते हैं जो पैदाइश के वक्त दिए जाते हैं ताकि उनके लंग्स मैच्योर हो जाएं। उनका ब्रेन में कुछ चीज़ें दी जाती हैं ब्रेन के सांस लेने के लिए ताकि इनका सांस ना बंद हो। इनको ड्रिप्स और इंजेक्शंस पे रखा जाता है ताकि इनका जो है सारे सिस्टम जो मैच्योर नहीं है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योर हो जाएं। तो उसके लिए एक अच्छी नर्सरी का होना भी ज़रूरी है, डॉक्टर्स की टीम का होना बहुत ज़रूरी है,
और एक अच्छे पीडियाट्रिशियन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, इनको अभी आपने इनके बारे में बहुत तफसीलात से बताया है, लेकिन काफ़ी बच्चों को कार्डियो की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसमें हार्ट में कुछ ऐसे मैंने अर्ज़ किया जिसमें सुराख होते हैं, जिसको पीडीए कहते हैं, ये खुला रह जाता है प्रीमेच्योर्स में। वैसे तो हार्ट के इश्यूज़ फुल टर्म में भी हो सकते हैं, जो पूरे दिनों के हार्ट पूरा बन चुका होता है? हार्ट पूरा बन चुका होता है, हार्ट का इशू नहीं होता, लेकिन हार्ट को आगे मिलाने वाली कुछ नालियाँ होती हैं, उनमें कम्युनिकेशन रह जाती है। तो जो वैसे हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो किसी भी फुल टर्म में भी हो सकते हैं, प्री टर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली प्री टर्म्स के लिए है वो पीडीए है, जिसमें वो नालियाँ ओपन रह जाती हैं बच्चों की नालियाँ ओपन रह जाती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके कैरियर में, प्रोफेशनलिज्म में, आपकी रूटीन में ये सब चीज़ें आम हो गई हैं? बहुत आम है। मैंने कहा था पॉपुलेशन बर्डन इतना बच्चा पैदा हो रहा है, यू डील विद एवरी काइंड ऑफ पेशेंट। आई वर्क इन गंगाराम, 100 बच्चा डेली का पैदा होता है, एवरेज डेली। अच्छा, तो एवरेज में आप क्या देखते हैं बच्चों में? नॉर्मल बच्चे होते हैं या फिर कुछ बच्चे बीमारियों के साथ पैदा होते हैं? नहीं, ज़्यादा बच्चे नॉर्मल ही होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें किसी बच्चे को पेरिफेरी से सांस ना आ रहा हो, मामून उधर से रेफ़र कर दिया किसी डॉक्टर ने, वो आगे उनके बच्चे के हालात अंदर बहुत ख़राब होते हैं, ऑक्सीजन की कमी माँ के पेट के अंदर ही हो जाती है, प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, बच्चों में इन्फेक्शन होता है, बच्चों में जॉन्डिस होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से कुछ बहुत सारे बच्चे दाखिल रहते हैं वहाँ पे। डॉक्टर साहब, एक बीमारी है, बहुत आम तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक है, बच्चों में भी कैंसर की शिकायत होती हैं, इसकी क्या वजूहत होती है? क्योंकि ये तो बहुत डेंजरस एक मरहला होता है, इसकी क्या ख़ास वजह होती है? देखिए, बच्चों में जो सरतान है, कैंसर है, वो किसी एक चीज़ का नहीं होता। जो मोस्ट कॉमन है वो हड्डियों के गुर्दे का कैंसर होता है, जिसे बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जिसे कहते हैं, और ये ट्रीटेबल है, ये बिल्कुल इसको अच्छे अर्ली डायग्नोज हो जाए तो ये ट्रीट हो सकता है। वजह इसकी ज़्यादा जेनेटिक केसेस होती हैं, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिलीशंस वेरिएशंस होती हैं जो बच्चों में सरतान को प्रोवोक करती हैं, या जिनकी वजह से सरतान होता है। तो इन पर बड़ी रिसर्च भी हो रही है, तो कॉजेज़ तो इसकी बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड नहीं हो सकी, म्यूटेशंस होती हैं जीन्स की, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएं तो बहुत ज़्यादा इनमें काबिल इलाज है। तो डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि बच्चों में एक डायरिया की शिकायत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजूहत क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखें, डायरिया या जिसको असहाल या दस्त कहते हैं, ये बच्चों में बहुत कॉमन है, और उसकी रीज़न ये है कि बच्चे हर एज में कुछ ना कुछ बदपरहेज़ी करते हैं। जब बच्चा 9-10 महीने का होता है, हर चीज़ उठा के जब दांत आ रहे होते हैं मुंह में डालता है, तो कहीं ना कहीं से कोई कंटामिनेटेड चीज़ चली जाती है, जिसकी वजह से ये हो जाती है। या हमारे यहाँ जो आजकल ट्रेंड्स पड़ रहे हैं कि हम बाहर से खाने मंगवाते हैं, होम डिलीवरीज, ये बहुत बुरी चीज़ है। जो जब तक आप घर के पके हुए खाने नहीं खाएंगे, फ्रेशली हाइजीनिक कुक्ड, तो हम साफ़ सुथरे खाने, तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। हम यहाँ फ़ोन करते हैं और 1 मिनट से पहले पिज़्ज़ा आ जाता है, बर्गर आ जाता है, उसकी हाइजीन कंडीशन का हमें कोई पता नहीं होता है, किस हालात में बनाया गया, कितना पुराना पड़ा हुआ है। तो बाज़ारी चीज़ें खाने से और हाथ साफ़ ना करने से, हाइजीन का ख्याल ना करने से असहाल का मर्ज़ होता है। इसी तरह पीने का अगर साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, कंटेमिनेटेड वाटर है, तो उससे भी डायरिया हो जाता है। और डायरिया में निमकोल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब भी डायरिया हो, निमकोल का पैकेट बहुत सस्ता सा मिलता है, वो बना के बच्चे को बार बार दें ताकि उसमें पानी की कमी ना हो, क्योंकि डायरिया का एक ही साइड इफ़ेक्ट है, इट्स अ डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होती है तो बच्चे के सारी बॉडी के सिस्टम अफेक्ट होते हैं, तो उस वजह से उनको डिहाइड्रेशन ना होने दें। दही केला खिचड़ी खिलाएं, सफाई का ख्याल रखें, निमकोल पिलाएं। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फ़ौरन किसी अपने डॉक्टर से रजू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइफाइड के बाद एक और बच्चों में जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो है टाइफाइड। टाइफाइड बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि हर दूसरे बच्चे को टाइफाइड हो गया है, थोड़ा सा बुखार चढ़ता है, ना केयर करो तो टाइफाइड में तब्दील हो जाता है, इसकी क्या वजूहत है? ये जो सारी बीमारियां हम डिस्कस कर रहे हैं ना, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, असहाल, अनफॉर्चुनेटली ये मुंह के चस्के से पैदा होती हैं। जितनी गंदी चीज़ खाएंगे, टाइफाइड के चांसेस, डायरिया के चांसेस, डायसेंट्री के चांसेस, एमीबियासिस के सब उसी वजह से होते हैं। यस, आई मीन बाय माउथ जो भी लेंगे, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया, ये बाय माउथ ट्रांसफ़र होती हैं।
जब तक आप अपनी हाइजीन कंडीशन, वाटर सप्लाई, कुकिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, वॉशिंग हैबिट्स, ठीक है, और उसके साथ प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज़ ताकि डिस्पोज हो आपके वेस्ट, वो प्रॉपरली नहीं होंगी तो ये चीज़ें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ गलियों में पानी जमा हुआ होता है, वहीं पानी पी रहे होते हैं, वहीं से उनका वाटर सप्लाई आ रही होती है, वहीं से उनका वेस्ट जो है डिस्पोज ऑफ हो रहे होते हैं। ओवर पॉपुलेटेड, बर्डन, पॉवर्टी, वहीं पे मक्खियाँ मच्छर सब होते हैं, सब वहीं से परवरिश पाते हैं, तो टाइफाइड के जरासीम भी वहीं परवरिश पाते हैं, होते हैं और वहीं से फिर बच्चों में आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बच्चों में, बड़ों में, सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। और आजकल इसकी एपिडेमिक हुई है। और ये टाइफाइड जो आजकल फैला हुआ है, इसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। हमारे यहाँ इतना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है कि वो किसी दवाई से नॉर्मली ठीक नहीं होता। उसके लिए फिर हमें इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इंजेक्टेबल्स भी समटाइम इनके इफ़ेक्टिव नहीं होते, तो हमें फिर और टेस्ट करवा के उनको फिर ट्रीट करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है बच्चों में, वो रिकेट्स, मतलब लेग्स का इनसाइड हो जाना और माल न्यूट्रिशन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और ये किस वजह से होता है? देखिए, मेल न्यूट्रिशन जिसको हम ग़िज़ाई अज्जा की कमी कह सकते हैं या सोखड़ापन कह सकते हैं, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो बाज़ारी चीज़ें हैं, लाइक सिरेलैक खिलाने को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और बहुत ज़्यादा बनी बनाई, माएँ भी एफ़र्ट नहीं करती हैं और टाइम पे शुरू नहीं करवाती हैं, दूध पे ही रखती हैं, और वो भी गाय भैंस का दूध जिसको बॉयल भी नहीं किया जाता, फीडर में डाइल्यूट करके और ज़्यादा डाइल्यूट पानी डाल के, पहले ही पानी मिला होता है शायद, उसमें और पानी मिला लेते हैं, तो वो दूध पे गुजारा करते हैं, जिससे बच्चा अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाती है, जिसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन के डिफरेंस क्या है? मेल न्यूट्रिशन ओवरऑल सारे ग़िज़ाई अज्जा की कमी है, लेकिन जो स्पेशली विटामिन्स की भी कमी आ जाती है। ऑब्वियसली उसमें आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ए, सी, डी सारे कम हो जाते हैं, विटामिन के, ई वगैरह, लेकिन जो रिकेट्स है उसमें सिर्फ विटामिन डी कम होता है। यस, तो उसमें फिर ये होता है कि जब बच्चे को ग़िज़ा नहीं शुरू करवाई जाएगी, माँ अपना दूध नहीं पिलाएगी, ठीक है, और होममेड चीज़ें नहीं खिलाई जाएंगी, ठीक है, तो वो बच्चा ग्रो नहीं करता। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के फोरम से मैं शेयर करूँगा कि बच्चे को प्यार नहीं देते हैं हम। ये इसका आप सोच रही होंगी क्या ताल्लुक़ है बढ़ोतरी के साथ या ग़िज़ाई अजनास की कमी के साथ? प्यार बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए प्यार, केयर बहुत ज़रूरी है। इनको कहते हैं कि हमारे हर तरफ टॉक्सिक स्ट्रेस इनको कहते हैं, जो बच्चे के ज़हन डेवलप होता है 3 साल तक। बच्चे को अगर आप प्यार से देखेंगे, प्यार से खिलाएंगे, प्यार से बातें करेंगे, तो उनका बहुत ज़हन ग्रो करता है। लेकिन अगर एक बच्चे के सामने माँ बाप लड़ते रहेंगे, बहन भाई लड़ते रहेंगे, माँ खुश नहीं होगी, बच्चा अपनी माँ को खुश नहीं देखेगा, तो इसके बच्चे के माइंड पे बहुत असरात पड़ते हैं। तो जो बड़े होके जो फिर वो जवान होते हैं, तो वो उनमें मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो चैलेंजेस से निपट सकें, वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल नहीं होते हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली है कि हमारी माएँ दूध नहीं पिलाती, उसके साथ ग़िज़ाई अजनास नहीं उसको देती प्रॉपरली, नॉलेज भी समहाउ नहीं है, कुछ कराने वाले भी बनी बनाई चीज़ों यानी कि डिब्बे के दूध और सिरेलैक वगैरह पे गुजारा करते हैं, और रेडीमेड चीज़ें जो आसानी से हो सकती हैं, एक्सर्ट नहीं करती हैं। बच्चे को सामने उतना प्यार नहीं मिलता। अगर 10 बच्चे होंगे तो प्यार उतना नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है बच्चों के नाम भी बाज़ का पता नहीं होते पेरेंट्स को, इट्स फैक्ट, सोच के बताते हैं क्या नाम है इसका। तो जब तक बच्चे को पूरा टाइम, पूरा प्यार, पूरी ग़िज़ा, पूरा वक्त, पूरा प्यार पूरा नहीं मिलेगा, बच्चा ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं हो सकता, ना ज़हनी ना जिस्मानी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो बच्चा। तो हम इस कौम को क्या दे रहे हैं मुझे तो नहीं पता चल रहा कि व्हाट वी आर गिविंग टू दिस नेशन। अच्छा, बच्चों में ऐसे बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। यही इसी वजह से यही मैं कर रहा था कि इनको टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं। बच्चों में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो गया, डिप्रेशन हो रहा है। आप अक्सर सोचें कि 10वीं के स्टूडेंट ने माँ बाप के डांटने से खुदकुशी कर ली। 10वीं का बच्चा 16 साल का या 15 साल का है, ठीक है, इज़ इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, ठीक है। और आजकल चूँकि वक्त नहीं है, हर कोई मोबाइल्स में है इन्वॉल्व, पेरेंट्स इकट्ठे बैठे भी हुए हैं तो मोबाइल हाथों में है, बच्चे को प्यार नहीं देख रहे, बच्चे के साथ बातें नहीं कर रहे हैं, बच्चे किस पे गुजारा कर रहे हैं, वीडियो गेम्स पे, प्ले स्टेशन, यू नो, इस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, हम फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस।